So we will continue from page 34 जहाँ पर हमारा डिस्कशन चल रहा था कि अब है जगन्नाथपुरी गए थे और ठीक है यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो उस टाइम पर नेशनलिज्म उनके जीवन को बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा था और उनकी अभी शादी ही हुई थी। तो वो काफी सारी मतलब उनके करियर से रिलेटेड ग्रेजुएशन से रिलेटेड काफी सारे डिसीजंस उनको फेस करने थे। और लेकिन अभी के लिए वो जगन्नाथपुरी थे तो वहां पर ही वॉज वॉकिंग अलोन जहां पर चैतन्य महाप्रभु रहे थे वहां पर वो गए देखने के लिए जहां पर जगन्नाथ भगवान कृष्ण के जगन्नाथ रिसाइड करते हैं मतलब रहते हैं वहां वो देखने गए। और जो भी प्रेशर उनको अभी कैलकाटा में हो रहा था उससे बस वो ब्रेक लेकर अभी जगन्नाथपुरी में ही वॉज रेलिशिंग हिज डेज। He didn't know how the love he felt for Krishna and Krishna's pilgrimage place would fit into his life. उनको पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे भगवान के प्रति प्रेम और भगवान के धाम के प्रति प्रेम वो महसूस कर रहे थे। कुछ उनको पता ही नहीं था कि ये कैसे है नेचुरली। और ये तो हर भक्त की कहानी है। पता ही नहीं है कि कैसे भगवान के प्रति जो आकर्षण है वो अपने आप ही खींचता चला जाता है। He knew that Krishna was more important than anything else. He was God. He's God, the supreme personality, the supreme controller, and everyone's inner guide. But there was so much token, superficial service to God. Even the nationalist speakers, although they carried the Gita on their person, were more intent on nationalism than on Krishna. Only those who were sincere devotees knew the importance and attraction of Krishna, people like his father. उनको पता था कि किसी भी चीज से ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट कृष्ण है। कृष्ण जो परम ईश्वर है, परम नियंता है और परमात्मा है। लेकिन वहां पर उस समय क्या हो रहा था कि ठीक है लोग गीता लेकर घूम रहे थे जो भी नेशनलिस्ट स्पीकर थे लेकिन उसके बाद में भी कृष्ण से ज्यादा नेशनलिज्म उनके लिए इम्पोर्टेंट था। उसको इम्पोर्टेंस दे रहे थे। सिर्फ जो सिंसियर डिवोटीज थे वही कृष्ण के इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं और कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है उसको समझ सकते हैं जैसे कि उनके पिताजी। ये पर एक और बात क्या थी जो मैं कहना चाह रही थी। हाँ एक बात थी जो मैं रखूंगी यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक बात आ रही है that yet here he was hardly more than a boy walking alone in Puri। तो आप देखेंगे कि कभी आपने सोचा है ऐसा कि व्यक्ति अगर अकेले रहता है तो वो ज्यादा अच्छे से भजन कर सकता है। मतलब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है पर मैं इस चीज को बहुत ज्यादा फील करती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अकेला है तो उसपे कुछ भी जिम्मेदारियों में वो नहीं पड़ा है तो अपना आराम से अलग रहकर अकेला रहकर भगवान का भजन कर सकता है। ये एक पॉइंट मुझे रखना था बाकी इस पर ज्यादा बोलेंगे नहीं। एन ऑड इंसिडेंट ऑकर्ड एट पुरी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है ध्यान से सुनेंगे। Gaur Mohan had given Abhay a letter of introduction to an acquaintance who lived in Jagannath Puri. Abhay went to see him and was well received. When the man was offering him lunch, however, Abhay noticed a small lump within one of the cooking pots. He questioned his host, who replied, "Oh, it is meat." Abhay was unable to restrain his shock. "No, what is this? I have never taken meat." Abhay looked at his host in astonishment. "I never expected this at Jagannath Puri." तो हुआ क्या था जब अब यहाँ पर पुरी में एक बहुत ही अजीब सी चीज होती है
अभय के पिताजी ने उनको एक लेटर दिया था, मतलब उनके पास में एक लेटर आया था, उसमें जहां पुरी में उनको रुकना था अभय को, उसका एड्रेस वगैरह दिया हुआ था उस लेटर में उनके पिताजी ने। तो अभय उनके घर पर गए और बहुत अच्छे व्यक्ति थे वो, उन्होंने उनको अच्छे से रिसीव किया और वहां पर वो पहुंचे। अब जब प्रसादम, मतलब प्रसादम तो उसको कहेंगे भी नहीं क्योंकि आगे अभी आप सुनेंगे, जब वो खाना ऑफर कर रहे थे, सर्व कर रहे थे उनको, तो अभय को मतलब डाउट हुआ। उन्होंने जो भी कुकिंग पॉट्स थे उसमें कुछ देखा अजीब सा, फिर उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या है, तो पता लगा कि वो तो मीट है, मांस है। अभय एकदम शॉक हो गए कि नहीं ये क्या है, मैंने कभी भी मांस नहीं खाया। बिल्कुल शॉकिंग था उनके लिए, और उन्होंने ये चीज जगन्नाथपुरी में तो कभी एक्सपेक्ट की ही नहीं थी कि पुरी में भी ऐसा करते हैं क्या लोग। Ashamed, his host said, I did not know. I thought this was the best. Abhay pacified the man, but he put his food aside and took no more meals there. After that, Abhay ate only the Jagannath Prasadam from the temple. अब उनको थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, वो जिन्होंने भी वो बनाया था उनके घर में। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा यही सबसे बढ़िया है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये आप मतलब ये नहीं खाते। तो अभय ने ज्यादा कुछ फिर मतलब कुछ सीन क्रिएट नहीं किया, ही पैसिफाइड हिम, उनको शांत किया, और उनका मतलब उनको छुआ भी नहीं उन्होंने उस खाने को, और वहां पर कुछ भी खाए बिना वहां से वो चले गए, और अब वो मंदिर में ही प्रसाद पाते थे। देखिए यहाँ पर ये बात आ रही है ना, आई थॉट दिस वॉज द बेस्ट, तो इससे मुझे ये बात याद आ रही है। और ये जो मेरे साथ भी जो इंसिडेंट हुआ था, ये जगन्नाथ जी के अपीयरेंस डे के दिन ही हुआ था। उस दिन क्या हुआ था, हमारे पड़ोस में रहते हैं कोई, तो उनको मैंने कुछ दिया था प्रसाद वगैरह, तो वो खुश हो गए। तो अब रिटर्न में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कटोरी में कुछ लेकर आए वो, और मुझे पता नहीं था क्या था, और वो मेरे लिए तो लेकर भी नहीं आए थे, वो घर में किसी और के लिए लेकर आए थे। तो उन्होंने तुरंत मतलब मेरे हाथ में उसको पकड़ा दिया, और बाद में मुझे पता लगा कि वो लहसुन की चटनी थी। उसको बस मतलब मुझे जैसे ही पता लगा, मेरा इतना दिमाग खराब हो गया। लहसुन प्याज को छूने से भी मुझे एलर्जी एलर्जी है, मैं तो उसको सोच भी नहीं सकती। हाँ, पहले की बात अलग है, पर भक्ति में आने के बाद में मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं लहसुन प्याज को छूंगी भी क्या। तो उस दिन मेरा इतना मतलब जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, बहुत ही एक डिजास्टर सा मेरे जीवन में आ गया हो। उन्होंने मेरे हाथ में वो पकड़ा दी थी, तो मतलब बहुत ही ज्यादा दिक्कत मुझे हुई थी उस दिन, बहुत ज्यादा मैं रोई भी थी उस दिन, बहुत मुझे बहुत खराब लग रहा था। तो तुरंत मैंने स्नान वगैरह लिया, सब कुछ मतलब, और उनको भी वो बात पता लगी तो वो तो घबरा गए। अब आगे से वो कुछ मतलब देने से पहले भी बहुत सोचते हैं। तो ये बात मैंने प्रभु जी को भी बताई थी, तो प्रभु जी ने यही बात बताई कि ठीक है, उन्होंने मुंह में थोड़ी ना दे दिया तुम्हारे, मतलब उनके लिए वो चीज बेस्ट थी। ये बात यहाँ पर मैं बताना चाह रही हूँ। जैसे यहाँ पे उन्होंने वो कहा कि मुझे लगा ये मीट बेस्ट है, इस वजह से मैंने आपको ऑफर किया, तो उनके हिसाब से जो उनके लिए बेस्ट था वो उन्होंने प्रेम से दिया। उनका ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था कि भाई ये तो लहसुन खाती नहीं, उसको तो चला के देना चाहिए, ये वो। पर मैं थोड़ा उस टाइम पर हो गई थी डिस्टर्ब, तो ये एक बात मुझे याद आई, तो मैंने यहाँ पे रखी। ठीक है, आगे देखते हैं। Avan stayed in Puri for 3 or 4 days, wandering around the holy places and visiting the famous Puri seaside. With its sparkling beach and strongly pounding surf, several times he recognized some of the priests from the Jagannath temple as they smoked cigarettes, and he heard of other unsavory activities of the sadhus connected with the temple. What kind of sadhus were these who ate fish with their Jagannath prasadam and smoked? In this respect, he found Jagannath Puri disappointing. तो 3-4 दिन के लिए अभयपुरी में रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे वो,
धाम की जो भी होली प्लेसेस हैं, जो फेमस वहाँ की जगह है, वहाँ वो जा रहे थे घूमने के लिए। तो काफ़ी बार उन्होंने देखा कि जगन्नाथ मंदिर के जो पुजारी ही थे, वो खुद सिगरेट वगैरह पिया करते थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते थे टेम्पल टेम्पल के जो भी साधु वगैरह थे, जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। तो अभय वाज थिंकिंग कि ये कैसे तरह के साधु है? मछली खाते हैं भगवान के प्रसाद के साथ और सिगरेट पीते हैं। तो ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड ये सारा वातावरण पुरी में देखकर। When Abhay returned home, he found his young wife crying. Then he heard how her friends had told her, "Your husband is not coming back." He told her not to worry. There was no truth in the story. He had only gone for a few days and was now back. तो अब जब अभय वापस से घर लौटते हैं, तुमने देखा उनकी जो वाइफ है वो रो रही थी क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे अभय के, वो उनको मतलब ऐसे चिढ़ाने के लिए बोल बोल दिए थे कि अब तुम्हारे पति वापस आने वाले नहीं है, गए वो। पहले ही मतलब भविष्यवाणी मतलब बता दिया गया था हॉरोस्कोप में संन्यास वगैरह लेंगे, तो अब भूल जाना, अब नहीं आने वाले हो। लेकिन बाद में अभय ने कहा कि नहीं, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, मैं कुछ दिन के लिए गया था, मैं आ गया वापस। Although his marriage had only recently begun, Abhay was dissatisfied. Radha Rani Datta was an attractive young girl, but Abhay had never really liked her. He was thinking maybe a different wife would be better, a second wife besides this one. तो ठीक है, उनकी अभी नई नई शादी हुई थी, पर अभय संतुष्ट नहीं थे। मतलब ठीक है, जो राधा रानी दत्ता थी वो बहुत ही सुंदर थी, पर फिर भी उनको वो पसंद नहीं करते थे। वो सोचते थे कि कोई दूसरी वाइफ मतलब अच्छी होनी चाहिए थी इनसे भी ज़्यादा, और फिर वो सोच रहे थे कि शायद दूसरी वाइफ होनी चाहिए। तो आपने सुना होगा कि प्रभुपाद जी दूसरी शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी ने उनको मना कर दिया था, क्योंकि आगे जाके तो संन्यास लेना ही है। So Abhay decided to take the matter into his own hands. He made arrangements to approach the parents of another girl. But when his father heard about it, he called Abhay and said, "My dear boy, you are eager to take a second wife, but I would advise you not to." तो ठीक है, उनके दिमाग में आ रहा था कि दूसरी शादी करनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन उनके पिताजी ने उनको मना कर दिया था कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। It is Krishna's grace that your present wife is not to your liking. Take it as a great fortune. If you do not become too attached to your wife and family, that will help you in your future advancement and spiritual life. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से प्रभुपाद जी के पिताजी कह रहे हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारी जो वाइफ है वो पसंद नहीं है, तो ये तो भगवान की कृपा है तुम पर। कैसे? क्योंकि अगर तुम अपनी वाइफ से और अपनी फैमिली से ज्यादा आसक्त नहीं रहोगे, तो आगे जाकर तुम्हारा जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें प्रगति करने में तुम्हें बहुत आसानी रहेगी। तो आप ये चीज देख रहे हैं कि अभी हमारी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन चल रही हो, वो हमें फेवरेबल नहीं लग रही हो, लेकिन वास्तव में उसमें भी भगवान की ही कृपा छुपी है। और देखिए, ये बात आगे जाकर समझ आती है हमें। आप खुद विचार करके देखिए, पहले आप जिस चीज के लिए परेशान हो रहे थे, लेकिन अब जब वो फेज निकल गया है, तो अब आप नहीं समझते कि हाँ, वो भी अच्छा ही हुआ जो हुआ, क्योंकि उसमें भी भगवान की मतलब डिवोटीज का जो लाइफ है वो भगवान की प्लानिंग से ही चलता है, तो उसमें तो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो यहाँ पर सेम बात अभय के पिताजी उनको समझा रहे। अभय accepted his father's advice. He wanted as obey his father, and he appreciated the saintly viewpoint. But he remained thoughtful, a bit awed by his father's forethought. And he wondered how one day in the future he would be advancing in spiritual life and be grateful that his father had done this. Your future advancement in spiritual life. Abhay liked the idea.
he reconciled himself to the wife he had been given. तो ठीक है, उन्होंने अपने पिताजी की एडवाइस को मान लिया था। हमेशा तो वो उनका कहना मानते ही थे। और सबसे ज्यादा अच्छा पॉइंट उनको लगा था कि ये जो अनासक्ति वाला पॉइंट है, ये ज्यादा अच्छा लगा था कि मुझे मेरे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायता करेगा। तो उनके दिमाग में बस यही थॉट आ रहा था कि कैसे आगे जाकर मैं मेरे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकूंगा। और ये सब कुछ मेरे पिताजी की वजह से ही होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे अभी सही राय दी। Abhay Charan Dey's name was included on the posted list of students who had passed the BA exams and who were invited to appear for their diploma. But Abhay had decided he didn't want a diploma from Scottish Churches College. Although, as a graduate, he would have a promising career. It would be a British tainted career. If Gandhi succeeded, India would soon be rid of the British. Abhay had made his decision, and when graduation day arrived, the college authorities learned of his rejecting his diploma. In this way, Abhay registered his protest and signaled his response to Gandhi's call. अब क्या हुआ? अभय का मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, तो उनकी डिप्लोमा रिसीव करने के लिए उनका नाम वगैरह लिस्ट में आया था, बीए एग्जाम जो भी उन्होंने पास किए थे। लेकिन अब है उस वो जो ब्रिटिश लोगों का जो कॉलेज था, स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज, उसका डिप्लोमा वो नहीं लेना चाहते थे। जबकि ग्रेजुएशन करने के बाद में बढ़िया करियर आगे जाके होगा, ये प्रॉमिस्ड चीज थी। लेकिन उनके दिमाग में क्या था कि ये ब्रिटिश टेंटेड करियर होगा, मतलब वही ब्रिटिश लोगों की गुलामी वगैरह करते रहो। लेकिन अगर गांधी जी सक्सीड होते हैं, मतलब सफल होते हैं अपने जो भी उनका आंदोलन है, तो फिर जो भारत है वो जल्द ही इन ब्रिटिश लोगों से छुटकारा पा लेगा, आजाद हो जाएगा। तो अब है ना यही डिसाइड किया कि वो उसकी उनकी जो ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो उसको नहीं लेंगे। और इस तरह से अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो गांधी जी का जो भी आंदोलन है उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। Gandhi's protest had increased its pitch in recent months. During the war, Indians had remained loyal to the crown in hopes of generating British sympathy towards the cause of independence. But in 1919, England had passed the Rowlatt Act to repress the move for Indian freedom. Gandhi had then called on all Indians to observe a hartal, a day in which people all over the country had stayed home from work and school in protest. Although it had been a non-violent protest, 1 week later in Amritsar in the public square known as Jallianwala Bagh, British soldiers shot to death hundreds of unarmed, defenseless Indians who had gathered for a peaceful meeting. तो क्या आपने सुना ही होगा हिस्ट्री में जलियांवाला बाग वाला जो भी इंसिडेंट हुआ था। तो इस टाइम पर क्या हुआ था कि गांधी जी ने सभी जो भारतीय लोग थे उनको हड़ताल के लिए सॉरी उनको हड़ताल के लिए बुलाया था। तो ऑल दो वो जो प्रोटेस्ट था वो नॉन वायलेंट था, कोई भी हिंसा वगैरह उसमें नहीं होनी थी। लेकिन फिर भी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या चीटिंग की, वहां पर सभी जो इंडियंस थे वो बिना कुछ जो भी उनके हथियार वगैरह होते हैं उसके बिना ही वहां पर वो प्रस्तुत हुए थे। लेकिन ब्रिटिश सोल्जर्स ने चीटिंग की और सभी को हंड्रेड्स ऑफ अनआर्म्ड डिफेंसलेस इंडियंस जो भी वहां पीसफुल मीटिंग के लिए गैदर हुए थे, इकट्ठा हुए थे, उन सब को मार दिया। Gandhi then lost all faith in the intentions of the empire towards India.
Calling for complete non-cooperation, he ordered a boycott of everything British: commodities, schools, courts, military honors. And Abhay, refusing his decree, was moving to align himself more closely with Gandhi's independence movement. बाद में क्या हुआ? अब ये सारी जब घटना हुई, तो उनका बिल्कुल जो फेथ था वो मतलब लूज हो गया। विश्वास जो था उनका वो लूज हो गया कि अपना जो भी उनका मूवमेंट है वो उसमें सक्सेसफुल होंगे भी क्या। तो उन्होंने क्या किया बाद में, जो भी ब्रिटिशर्स की जो भी कमोडिटीज वगैरह, स्कूल्स वगैरह, ये सारी चीजें जो भी उनकी खुली हुई थी, उन सबको यूज करने से या उसमें पार्टिसिपेट करने से गांधी जी ने सबको मना कर दिया था। अब मैंने ऑलरेडी उस टाइम पर उनकी डिग्री लेने से तो मना कर ही दिया था, तो अब वो और ज्यादा अलाइन हुए गांधी जी का जो भी मूवमेंट था, आंदोलन था, उसके अंदर। बट हिज हार्ट वॉज नॉट इन इट, just as he had never given his heart to the college studies, to earning a degree, to his wife. So he was reserved about becoming a full-fledged nationalist. लेकिन उनका ऐसा नहीं था कि हृदय उसमें बिल्कुल पैशनेटली ही वाज पार्टिसिपेटिंग। ना तो उनका कभी पढ़ाई लिखाई में अपना उन्होंने हृदय से पूरा सहयोग दिया, ना कोई डिग्री लेने में, ना अपनी वाइफ के लिए, कुछ भी इन सारी चीजों में इन्होंने कभी इतना सीरियसली पार्टिसिपेट नहीं किया। Abhay had become inclined towards the cause but never really convinced. ठीक है, इन सारी चीजों के लिए वो इंक्लाइन हुए थे, बट ही वॉज नॉट कन्विंस्ड। जैसे आपने कई बार देखा होगा, अक्सर ऐसा होता है बच्चों के साथ में, उनकी मतलब स्कूल की पढ़ाई लिखाई हो जाती है, तो अब उनको आगे कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। तो बच्चे का इंटरेस्ट कुछ और है, लेकिन पेरेंट्स क्या कहते हैं कि भाई तुम ये चीज करो, इसमें स्कोप है, मतलब इसमें आगे जाकर तुम्हारी बढ़िया अर्निंग होगी। तो बच्चा ठीक है, इस चीज के लिए राजी हो जाता है, इंक्लाइन हो जाता है कि हाँ ये बात सही है, अगर मैं ये कोर्स कर लूंगा तो आगे जाके मैं बढ़िया सेटल हो जाऊंगा, बढ़िया अर्निंग होगी। पर कन्विंस नहीं हो पाता वो, क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट की चीज तो नहीं होती ना। कल ही तो कल ही की क्लास में तो एग्जाम्पल दे रहे थे प्रभु जी कि सबकी अलग अलग प्रवृत्तियां होती है, लेकिन फिर भी प्रेशर की वजह से जो लोग हैं वो क्या क्या मतलब जो प्रवृत्ति उनकी होती नहीं है उसी को वो फॉलो करने लगते हैं, और इस वजह से सभी लोग परेशान हैं। तो यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है कि अभय इंक्लाइंड तो थे इस मूवमेंट के प्रति, पर वो कन्विंस नहीं थे। Now, out of school, out of work, caring little for his career, education or wife, he remained at home. अब घर पे ही रहा करते थे। He tried his hand at writing poetry for the occasion of a friend's wedding. He read Srimad Bhagavatam and the latest speeches of Gandhi. He had no immediate plans. तब श्रीमद् भागवतम पढ़ा करते थे घर में रहकर, गांधी जी की जो भी भाषण वगैरह थे वो पढ़ते थे। Gaur Mohan had his plans for Abhay, and the college degree had been an integral part of those plans. But Krishna, it seemed, had other plans. Yes, Krishna always have other plans for his devotees. तो उनके पिताजी के पास में कुछ प्लान्स थे अभय के लिए, और कॉलेज की डिग्री उसमें से बहुत ही प्रमुख चीज थी, जो उन्होंने तो रिजेक्ट कर दी, मैं नहीं लूंगा। लेकिन कृष्णा की कुछ और ही प्लान थे, ऐसा लग रहा था। द पॉलिटिकल प्रोटेस्ट ऑफ रिफ्यूजिंग द बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री was more a mark of honor than a social stigma. And Gaur Mohan did not reproach his son for it, but Abhay still needed to take up some kind of work. Gaur Mohan approached his friend Karthik Bose and asked him to employ Abhay. अब यहाँ से स्टार्ट होता है स्टोरी, जब अभय को मतलब वो अपना जॉब वगैरह करना स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, उन्होंने डिग्री वगैरह नहीं ली, उनके पिताजी ने भी उनको ज्यादा कुछ इसके लिए बोला नहीं कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पर अभय को कुछ ना कुछ काम तो अब करना था। तो अब उनके पिताजी ने उनके जो फ्रेंड थे कार्तिक बोस,
उनसे बात की so that he may employ Abhay. Dr. Karthik Chandra Bose, an intimate friend, had been the family doctor since Abhay's childhood. He was a distinguished surgeon, a medical scholar, and a chemical industrialist. He had his own establishment, Bose Laboratory in Calcutta, where manufactured drugs, soaps, and other products for the pharmaceutical industry. So, डॉक्टर कार्तिक चंद्र बोस अभय के पिताजी के बहुत ही अच्छे मित्र थे, बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं। और अभय के बचपन से ही वो फैमिली डॉक्टर थे। तो उनकी मतलब बताया जा रहा है कि वो क्या थे, मेडिकल स्कॉलर थे, मतलब और सर्जियन थे, केमिकल इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और उनकी खुद की एक लेबोरेटरी भी थी कलकत्ता में, जहां पर वो ड्रग्स, सोप्स, ड्रग्स का मतलब समझना चाहिए दवाइयाँ, एंड नॉट जो भी ड्रग वगैरह होते हैं उसकी बात नहीं हो रही है। साबुन वगैरह और जो भी बाकी प्रोडक्ट्स होते हैं वो खुद खुद मैन्युफैक्चर किया करते थे। डॉक्टर बोस वॉज वेल नोन थ्रू आउट इंडिया एज द फर्स्ट इंडियन टू मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल preparations that had formerly been monopolized by European firms. He agreed to accept Abhay as a department manager at his laboratory. तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम ये जो भी पास टाइम्स पढ़ रहे हैं इस पर भक्तों ने एक मूवी भी बनाई है। यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब प्रभुपाद लीलामृत मूवी, प्रभुपाद मूवी। तो उसमें कम से कम 50 to 55 एपिसोड्स हैं। एंड उसमें सेम जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम भक्तों ने उसमें डिपिक्ट किया है। तो मैं ये पढ़ रही हूँ तो मुझे तो वही सारी चीजें याद आ रही हैं। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि डॉक्टर बोस फेमस थे इंडिया, मतलब इंडिया में उनकी ही, मतलब ही वॉज द वेरी फर्स्ट मैन्युफैक्चरर जो इस तरह से अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को मैन्युफैक्चर करते थे। और अभय को डिपार्टमेंट मैनेजर के पद पर स्वीकार करने के लिए ही वॉज रेडी। बेसिकली ही वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर समवन लाइक अभय, जिस पर वो विश्वास कर सके और उनको रख सके काम पर। So now Abhay was like perfect for this job. Although Abhay knew little of pharmaceutical industry or of management, he felt confident that by reading a few related books, he could learn what he needed to know. अभय को ज्यादा कुछ नॉलेज तो नहीं था इस विषय में, बट ही वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं अगर कुछ पढ़ूंगा इससे रिलेटेड तो मुझे काफी चीजें मालूम हो जाएगी। But when this new young man was suddenly given the post of departmental manager, several workers became dissatisfied. अब देखिए जो अभय है वो उस टाइम पर यंग ही थे। अब वहां ऑलरेडी ही उनके ऑफिस में काफी लोग काम कर रहे थे काफी काफी सालों से, जिनका प्रमोशन हुआ ही नहीं था अभी तक। और यहाँ पर ये जो इतने, मतलब ये जो युवा है, इनको डायरेक्टली ही डिपार्टमेंट मैनेजर का पोस्ट मिल गया। तो काफी सारे वहां पर जो वर्कर्स थे दे वर डिससेटिस्फाइड कि भाई हम तो बूढ़े हो गए यहाँ पर काम करते करते, और यहाँ पर इनको देखो, बच्चे को इतना बढ़िया पोस्ट मिल गया। सम ऑफ देम वर एल्डरली एंड हैव बीन 40 years विद द फर्म। 40 साल से काम कर रहे थे। They voiced their dissatisfaction amongst themselves and finally confronted Dr. Bose. Why had this young man been put in charge? Dr. Bose replied, Oh, for that position I needed someone I could trust like my own son. He's signing checks for 40,000 rupees. I could only entrust the person handling of my accounts in that department to him. His father and I are very close, and this young man is known to be my practically as my son. तो बताने लगे
कि मैं खुद किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिस पर मैं खुद के बच्चे की तरह विश्वास कर सकूं, मेरे खुद के बेटे की तरह। और देखो, ये 40,000 रुपए के चेक साइन कर रहा है। और इनके जो पिताजी हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो प्रैक्टिकली ये मेरा मेरा बच्चे की तरह ही हुआ। तो मैं हमेशा से ही ऐसा कोई व्यक्ति चाह रहा था जिस पर मैं विश्वास कर सकूं और वो पर्सनली मेरे अकाउंट्स को हैंडल कर सके। अब आप सोचिए, उस टाइम पर अभी हमने पढ़ा था, वृंदावन या पुरी पे जाने का जो फेयर था, किराया, वो था 4-5 रुपए। और यहाँ देखिए 40,000 रुपीज। सोचिए उस टाइम पर कितना ज्यादा होता होगा। बट ही वॉज ट्रस्टिंग हिम नाइसली, सो दैट्स वाई उन्होंने इस तरह से उनको रख लिया। Gormohan felt he had done his best. His prayer was his prayer was that the principles of pure Vaishnavism he had taught his son would stay with him and guide him throughout his life. Gandhi and the cause of Swaraj had disrupted Abhay's college career, and Abhay was still inclined towards nationalism, but not so much for a political motive as for a spiritual vision. तो नाउ गौर मोहन, उनके जो पिताजी हैं प्रभुपाद जी के, उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि बढ़िया है, सेटल हो गए हैं। एंड ही वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि जो इनके वैष्णविज्म इनको सिखाया गया है, मतलब जो भी एक भक्त का आचरण होना चाहिए, वो भी इस जॉब से इनका डिस्टर्ब नहीं होगा। क्योंकि ऐसा जॉब है ही नहीं, बढ़िया लैब में बैठकर सारा उनको हैंडल करना होगा। तो ऐसा कुछ खराब सा जॉब भी नहीं है जिसमें कुछ संगत वंगत का कुछ प्रॉब्लम हो। डिस्ट्रैक्शन वाली कोई बात ही नहीं है। और अब है यहाँ पर साथ ही साथ जो गांधी जी का मूवमेंट चल रहा था, उसकी तरफ भी ही वॉज इंक्लाइंड, पर ज्यादा कुछ उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं था जितना उनका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट था। सो गौर मोहन वॉज कंटेंट। He knew the marriage arrangement was not pleasing to Abhay, but Abhay had expected his explanation that detachment from wife and family affairs would be good for spiritual advancement, and Abhay was showing an inherent disinterest in materialistic affairs. This also did not displease Gaur Mohan, to whom business had always been subservient to his worship of Lord Krishna. So see, गौर मोहन कंटेंट थे, मतलब ही वॉज सेटिस्फाइड, संतुष्ट थे। और उनको ये चीज पता थी कि अभय जो भी मतलब शादी वादी हुई तो उससे वो ज्यादा खुश नहीं थे। पर बाद में जब उनको समझाया गया वो डिटैचमेंट वाला पॉइंट, अनासक्ति वाला, कि कैसे वो उनकी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में हेल्प करेगा, तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया, अपने पिताजी के इंस्ट्रक्शन को। और बाद में आप देखेंगे, जिससे आप देखेंगे ना, लोग कितने ज्यादा रचे पचे रहते हैं अपनी गृहस्थी में, गृहस्थी लाइफ में। अब है अपना जो भी ये भौतिकता वाली जो भी चीजें थी, इसमें ज्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं था। और गौर मोहन इससे बिल्कुल भी डिस्प्लीज नहीं थे, अप्रसन्न नहीं थे, क्योंकि उनके लिए तो खुद के लिए ही उनका जो भी बिजनेस वो पहले करते थे कपड़े का, वो खुद ही सब सर्विएंट, मतलब भगवान की सेवा से नीचे ही आता था बिजनेस। आप देखेंगे आजकल लोगों के लिए भगवान की सेवा तो गायब ही है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों के लिए बिजनेस ही है। पर उनके पिताजी के लिए, खुद के लिए ही बिजनेस वगैरह ये सारी चीजें भगवान कृष्ण की सेवा के बाद में ही आती थी। सो ही वॉज नॉट डिस्प्लीज्ड विथ अभय, अगर वो अपने जो भी मटेरियलिस्टिक अफेयर्स है उसमें ज्यादा रचे पचे नहीं थे तो। He had expected this. Now Abhay had a promising job and would be making the best of his marriage. Gaur Mohan had done what he could and he depended on Krishna for the ultimate result.
तो अब है का एक बढ़िया सा जॉब हो गया था, और उनकी जो भी गृहस्थी लाइफ में जो भी नीडफुल है ही वाज डूइंग, जो भी करना चाहिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, और उनके पिताजी ने जो भी उनके लिए अच्छा करना था उन्होंने अपने हाथ से किया, अपने आप से किया। अब बाकी चीजों के लिए, मतलब हमेशा से ही बाकी चीजों के लिए क्या, वो भगवान कृष्ण पर ही डिपेंडेंट है। वाओ, वी आर लेफ्ट विथ वन पेज। उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। Gandhi blustered by his emergence as a leader among the Congress party. Now openly attacked the empire's exploitative cloth trade with India. England was purchasing raw cotton from India at the lowest prices, manufacturing it into cloth in the Lancashire mills in England, and then selling the monopolized cloth at higher prices to the Indian millions. आपने पहले सुना है ये हिस्ट्री में? ये पहले भी मैंने सुना था, मुझे याद आ रहा है। Although I was not good in studies, but फिर भी ये पॉइंट कुछ मुझे याद आ रहा है कि जो बाहर के जो लोग थे वो इंडिया से ही रॉ मटेरियल परचेज किया करते थे सस्ते दामों पर, फिर उसको मैन्युफैक्चर करते थे, और बाद में इंडिया में ही बहुत हाई प्राइसेस पर उसको बेचा करते थे। वही चीज यहाँ बताई जा रही है। Gandhi's propaganda was that India should return to making her own cloth, using simple spinning wheels and handlooms, thus completely boycotting the British made cloth and attacking an economic base of Britain's power over India. तो यहाँ स्पेसिफिकली बताया जा रहा है कि रॉ कॉटन वो लिया करते थे इंडिया से सस्ते दामों पर, फिर कपड़ा उससे बनाया करते थे, और फिर उसको बाद में हाई प्राइसेस पर उस कपड़े को इंडिया में बेचा करते थे। तो गांधी ने मतलब क्या बताया, गांधी जी ने, कि आप खुद ही अपना कपड़ा बनाइए, सिंपल स्पिनिंग व्हील्स और हैंडलूम्स से, जो भी मतलब होता है, आप खुद अपना कपड़ा बनाइए, और बाहर का जो भी कपड़ा वगैरह है सब कुछ बंद, कुछ नहीं लेना है। So he was kind of attacking an economic base of Britain's power over India. Traveling by train throughout the country, Gandhi repeatedly appealed to his countrymen to reject all foreign cloth and wear only the simple, coarse khadi produced from India's own cottage industry. तो उस टाइम पर खादी बनता था, बनाते थे भारत में। तो बाहर का सारा कपड़ा वपड़ा सब कुछ बंद, कुछ नहीं पहनना है बाहर का, अपना ही बनाओ और अपना ही पहनो। Before the British rule, India had spun and woven, मतलब बुनना, her own cloth. Gandhi argued that by breaking the cottage industries, the British were sinking the Indian masses into semi-starvation and lifelessness. तो ठीक है, उनकी बेसिकली एक तरह से नस पकड़ ली गांधी जी ने। उनका जो जहां पे वो स्ट्रांग बन रहे थे वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पर ही उन्होंने पकड़ लिया उनका। To set the example, Gandhi himself worked daily at a primitive spinning wheel and wore only a simple coarse loin cloth and shawl. He would hold meetings and ask people to come forth and reject their imported cloth. On the spot, people would throw down heaps of cloth and he would set it ablaze. तो देखिए क्या हो रहा था, गांधी जी खुद अपने आचरण से सिखा रहे थे कि कैसे खुद का कपड़ा बनाया जाए। तो खुद वहां पर बैठा करते थे, स्पिनिंग व्हील वगैरह चलाया करते थे और कपड़ा बनाते थे खुद, और खुद भी बहुत सिंपल सा कपड़ा पहनते थे। और बिल्कुल मतलब मीटिंग्स वो बैठाया करते थे लोगों को ये समझाने के लिए कि बाहर से जो भी कपड़ा आ रहा है उसको रिजेक्ट करना है, उसको लेना ही नहीं है। एंड लोग जो थे उनके पास पहले का जो भी कपड़ा उन्होंने लिया था, तो उनको इकट्ठा कर कर
मतलब they were just throwing it और उनको जला दे रहे थे. Gandhi's wife complained that khadi was too thick and not convenient to wear while cooking. She asked if while cooking she could wear the light British made cloth. Yes, you are free to cook with your milk cloth on. Gandhi had told her, but I must exercise a similar freedom by not making the meal so prepared. Ooh, तो उनकी जो वाइफ थी वो कहने लगी कि भाई खादी तो बहुत मोटा कपड़ा है और खाना वाना बनाने में दिक्कत होती है तो उन्होंने कहा ठीक है तुम खाना बनाते समय पहन सकते हो जो भी ये ब्रिटिश लोगों का कपड़ा है लेकिन वो पहनकर अगर तुम खाना बनाती हो तो मैं वो खाना नहीं खाने वाला हूँ. The cause of cottage industry appealed to Abhay. He too was not enamored with the modern industrial advances the British had introduced in India. Not only was simple living good for the long term national economy of hundreds of millions of Indians, as Gandhi was emphasizing, but to Abhay it was also the way of life most conducive to spiritual culture. तो ठीक है, ये बात तो गांधी जी ठीक है लेकर आ रहे हैं कि सादा कपड़ा पहनो, ये करो, वो करो। लेकिन अभय इसको किस तरह से देख रहे थे कि हाँ, सादा कपड़ा पहनना, सादा जीवन जीना, ये तो वैसे भी अच्छा है। आध्यात्मिक जीवन के लिए भी अच्छा है, तो हर चीज को वो आध्यात्मिक जीवन से ही कनेक्ट करते थे। तो अभय ने भी क्या किया? He put aside his mill manufactured clothes and took to wearing खादी. वे भी खादी पहनने लगे। और जो भी ये ब्रिटिश लोग का कपड़ा था इसको हटा दिया उन्होंने भी. Now his dress revealed him to whomever he met, British and Indian alike. He was a nationalist, a sympathizer of revolution. To wear khadi in India in the early 1920s was not a mere clothing fad. It was a political statement. It meant he was a Gandhian. तो इस तरह से जब लोगों ने खादी पहनना स्टार्ट कर दिया था तो अब अच्छे से हाँ डिफरेंशिएट कर पा रहे थे कि हाँ ये लोग इंडियन है जो भी खादी पहन रहे हैं और जो खादी नहीं पहन रहे दे आर ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटिश लोगों की साइड में. और जो भी व्यक्ति उस टाइम पर खादी पहन रहा था ही वॉज मेंट इट मेंट ही वॉज अ गांधीयन. तो अब वह भी खादी पहन रहे थे तो लोग उनसे भी मतलब मुझसे मिल रहे थे तो उनके प्रति भी यही धारणा हो रही थी दैट ही वॉज अ गांधीयन. All right. So with this, we have completed our second chapter and we will be starting with our third chapter tomorrow if Krishna is willing. We'll stop here now. Thank you so much for joining. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.